ARY न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला, खित्ते में क्या होगा, पाकिस्तान पे इसके क्या असरात पड़ेंगे। और स्पेशल ट्रांसमिशन के सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वजीर आजम के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। काफ़ी सारे बड़े बड़े सवालात हैं और एक सवाल ये भी आ रहा है कि अगर तालिबान की हुकूमत बन जाती है तो क्या पाकिस्तान उसको तस्लीम करे या नहीं करे। इस तरह का कोई सवाल उस पर गौर हो रहा है इस वक्त? पहले तो शुक्रिया जी मुझे मौका देने का। देखिए, मेरा इस पे ऑनेस्ट जवाब ये होगा कि ये बात बहुत से स्टेजेस से अभी अफगानिस्तान ने गुजरना है। इस बात पे फैसला करने की ज़रूरत भी पड़ने से पहले, अगर बात उधर जाती भी है। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि एक जो ऑक्यूपाइंग पावर थी उसने एक फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, जैसे भी मामलात बनते। उसने अपनी अफवाज अब निकाल ली। तो जो इंसर्जेंट है जिसके पास ये सारी स्पेस थी, जो जंग जीता है बेसिकली, वो अब कुछ एरियाज कैप्चर करना शुरू हो गया और वो अपनी स्पेस को बढ़ाता चला जा रहा है। हम क्या बात कर रहे हैं बहैसियत पाकिस्तान? हम ये कह रहे हैं कि देखिए कौन हुकूमत में आता है, कब आता है। अगर खून रेजी होगी और खाना जंगी होगी तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान है। इसलिए जिसने भी हुकूमत में आना है, जो भी सिस्टम बनना है, उसके लिए बैठ के कोई फैसला, इम्परफेक्ट फैसला, कोई एक टेम्पररी फैसला भी कर लें, क्योंकि अब वो बड़ी बात करना कि जी इंक्लूसिव सेटलमेंट और वो अब मुश्किल नजर आ रहा है। हकीकी बात ये मुश्किल नजर आ रहा है। इसलिए कोई ऐसा फैसला जिससे बिल्कुल ही खूरेजी और खाना जंगी की तरफ बात ना जाए, वो पाकिस्तान के मफाद में है। सो अभी अगर ये होगा, वहां वो कैसे पहुंचेंगे, कैसे करेंगे, मेरा ख्याल है इस वक्त पॉलिसी का हमारा जो फोकस है और होना चाहिए वो ये है कि कैसे कोई ना कोई मफामत का रास्ता निकाल लिया जाए इन्हीं तमाम कुव्वतों की जो अफगानिस्तान में है, कि बिल्कुल ब्रेकडाउन की तरफ बात ना जाए। डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, आपने दो अल्फाज और दो टर्म्स बड़ी इंटरेस्टिंग इस्तेमाल किए हैं। एक आपने कहा ऑक्यूपाइंग फोर्स अमेरिकन, दूसरा तालिबान के बारे में जिस तरह आपने कहा कि वो रेजिस्टेंस, यानी वो राइटफुल रेजिस्टेंस कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन को अगर आप पूछेंगे तो उनका तो वो तो उनको या तो इंसर्जेंट्स कहते हैं या मिलिटेंट्स कहते हैं। वो कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप है अफगानिस्तान में, अशरफ गनी प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो एक तो ये आप जब इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, ऑक्यूपाइंग फोर्स निकल गई है। वैसे ये इसको दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। दूसरा ये जो भी फॉर्मूला होगा, देखिए जब सही बात की ना, मैं तो एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारा कहना कुछ और है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का कहना कुछ और है। दूसरा ये है कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कर दीजिए, चल पहले इसको कर। हाँ, देखिए जहां तक ताल्लुक है बैनुल अक़वामी कानून का, उसके मुताबिक जिस तरफ आपका इशारा है वो दुरुस्त है। वो आप चले जाएं यूएन की रेजोल्यूशन जिसके अंडर वो आए, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं जो आपको बुनियादी बात कर रहा हूं वो पॉलिसी के जाविये से कर रहा हूं कि जब अमेरिका निकला है तो जो तालिबान है उनके लिए वो ऑक्यूपाइंग फोर्स ही है। तालिबान के लिए तो इसमें कोई इबाम नहीं है, वो तो हमेशा ये बात करते रहे। और तालिबान जिनको इंसर्जेंट कहा जाता है, वो बेसिकली अपने आप को लिजिटिमेट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स समझते हैं। तो जब ये कोट अनकोट ऑक्यूपाइंग पावर, जिसको वो ऑक्यूपाइंग पावर कहते हैं, निकल गई तो उनके पास स्पेस खुल गई। अब जब स्पेस खुली तो आप ये नहीं उनसे एक्सपेक्ट कर सकते कि वो कहेंगे जी हम तो अब और टेरिटरी अफगानिस्तान की कैप्चर नहीं करेंगे, हम बड़े आराम से बैठे हमसे आके को बात कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बैटल फील्ड पे अपनी सक्सेस जो है वो मनवाई है, उनका अपर हैंड क्लियरली है। तो अब वो ये प्रोग्रेस तो करेंगे कि अपनी किसी ना किसी तरह जहां जहां उनको जगह मिलती है अपनी जंगी कुव्वत के जरिए और अफगानिस्तान का इलाका अपने कब्जे में ले आए। हम ये कह रहे हैं कि अभी ये मामला काबुल पे पहुंचने वाले बात नहीं है, यहां खूरेजी हो सकती है, खाना जंगी का बहुत खदशा है। इसलिए अभी ही बात करके ये कुव्वतें आपस में फैसला कर लें, अंडरस्टैंडिंग कि वो चले गए अमेरिका वाले और पीछे इस वक्त अपर हैंड तालिबान का है। तो वो जो शुरू में बात हो रही थी इंक्लूसिव, अशरफ गनी साहब कहते थे मेरी हुकूमत का हिस्सा बन जाए, वो तो नहीं, इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है। जाहिर बात है तालिबान का वो मूड नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कहें कि चलें जी अब खूरेजी होने दें, जब कोई जीत जाएगा तो फिर देखेंगे तस्लीम करना है कि नहीं। हमारा फोकस, कोशिश, एफर्ट अभी भी यही है दिन रात कि अफगान कुव्वतें बैठ जाएं,
आपस में बात करें और कोई हल निकाल लें जो कबूल हो उनको मफाहमत के जरिए। ठीक, दूसरा आपने एक और टर्म इस्तेमाल की, विक्टोरियस फोर्सेस, क्योंकि जो बाइडन का ये मानना है अमेरिकन प्रेसिडेंट का कि हमने ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव कर लिए, लेकिन जब आप कहते हैं कि तालिबान जीत गए हैं, मतलब अमेरिकन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए, तालिबान ने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं और उन्होंने शिकस्त दी है। जब आप कहते हैं विक्टोरियस फोर्सेस, तो इसका मतलब उन्होंने अमेरिकियों को शिकस्त दी अफगानिस्तान में। इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। साथ ही देखिए मैं इसको अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो तालिबान है उनके ज़हन में कोई शक व शुबा नहीं है कि वो ये जंग जीते। When you say victorious forces, और ये थोड़ा सा मुझे अपनी believe के you believe they are victorious forces या वो बिलीव करते हैं वो victorious forces? मैं आपको, मुझे एक सेकंड ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मुझे जरा थोड़ी सी अपनी एनालिटिकल हेड पहन के बताने दें कि जब कभी ऐसे डिसप्रोपोर्शनेट बैटल होती है जिसमें एक बड़ी स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री है, दूसरी तरफ तालिबान जैसी फोर्सेस हैं, जो कोट अनकोट आप इंसर्जेंट कह लें, जो भी कह लें, वो फोर्स अगर स्ट्रक्चर्ड फोर्स को टाइम के जरिए हरा दे, यानी वो दूसरी फोर्स कहे जी मैं जा रहा हूं, मैं छोड़ता हूं, मैंने नहीं करना, जिस तरह सोवियत यूनियन के साथ हुआ था, तो फिर जो नॉन स्ट्रक्चर्ड फोर्स है वो विक्टोरियस है। उनका काम ये नहीं था कि उन्होंने एक एक फौजी जो है वो अमरीकी मार देना। उनका काम था, जो हम कहते थे कि जी एक के पास घड़ियां हैं, दूसरे के पास टाइम है। तो जिनके पास टाइम है उन्होंने इतनी देर लास्ट कर लिया है कि जो बाहर वाली फोर्स थी उसने कहा जी मैं तो जा रहा हूं, मुझे ये अबारा नहीं खाती चीज। दैट मीन्स इन एसेंस वो चले गए और इन्होंने अपना जो भी वो टाइम का क्राइटेरिया पूरा करना था कर लिया, और इनका क्लियर अपर हैंड है बैटलफील्ड पे। इस पे इस वक्त डिबेट नहीं हो सकती। वो तो बाइडन साहब ने खुद कह दिया कि जी वो हरा ही नहीं सकते तालिबान को, जो अफगान फोर्सेज हैं, और अगर हम रह भी जाते तो हम भी नहीं हरा सकते थे। और अगर वो हारे नहीं हैं इंसर्जेंट तो वो जीत गया है। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी। अब बुनियादी सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था, ये तो देखिए जब आप एज एन ऑफिशियल कोई बात करते हैं ना, तो वो अमेरिकन भी सुन रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि अच्छा विक्टोरियस फोर्स, ऑक्यूपाइंग फोर्स, रेजिस्टेंस अगेंस्ट मिलिटेंट या इंसर्जेंट, वो खैर एक और अलग बहस। तो आप डॉक्टर साहब को डरा क्यों रहे हैं? उन्होंने खुल के बात कर दी है। इंपॉर्टेंट है। मैंने आप टर्मिनोलॉजीज आर समटाइम्स यू नो ही नोज इट बेटर देन आई डू। तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है उन्होंने खुल ठीक है, ठीक है। अब आगे चले इसके ऊपर। देखिए तालिबान जो आप कह रहे हैं कि 50% वो जीते हुए हैं, अमेरिकन को हराया है, अमेरिकन छोड़ के जा रहे हैं। अब तो जो बातचीत होगी वो तालिबान की टर्म्स पे होगी। अब तालिबान की टर्म्स बड़ी सिंपल हैं। उन्होंने कहा और बड़े क्लियरली ये बात कही, उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट में बनाना है एंड विल नॉट कंटिन्यू विद द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके साथ तो बुनियाद जो भी मुज़ाकरात की होगी वो पावर शेयरिंग फॉर्मूले की, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तालिबान तो इस स्ट्रक्चर को ही नहीं मानते। आपको याद होगा सवाद ऑपरेशन कब हुआ था? पहले पीस डील हुई, सूफी मोहम्मद ने आके कहा मैं तो जमहूरियत को मानता ही नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा अगर आप जमहूरियत को नहीं मानते फिर आपसे बातचीत कैसे हो सकती है? अगर इसी आप चीज को उधर लेकर जाए अफगानिस्तान में, नॉन स्टार्टर है मुज़ाकरात, क्योंकि अगर तालिबान एक जीतती हुई फोर्स, वो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ इस्लामी निजाम चाहिए, हम जमहूरियत नहीं मानते, आपको क्या लगता है ग्राउंड क्या होगा बातचीत का? देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तालिबान को इस पोजीशन में किसी ने भी 2001 के बाद नहीं देखा। तालिबान ने खुद भी नहीं देखा। वो खुद भी पिछले 20 साल लड़ते रहे हैं, इकट्ठे नहीं रहे, जोग्राफिकली साथ नहीं थे। तो बहुत बहस है, आपको भी पता है उनकी सोच बदली, कितनी बदली, वो 90 की दिहाई की तरह फ़र्क है। एक बुनियादी चीज़ जो सामने रखना ज़रूरी है वो ये है कि तालिबान, फ़र्ज़ करें आप ये कहते हैं कि जी उन्होंने तो कोई नहीं कॉम्प्रोमाइज़, बस यही होगा जो पहले था, तो क्या वो फिर से बिल्कुल एक आइसोलेशन की तरफ जाना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि दुनिया से एंगेजमेंट रहे? क्या वो चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिले जो पहले नहीं थी और वो बार बार कहते रहे हैं कि हमें चाहिए? ये वो प्रोपोजिशंस हैं जो टेस्ट होनी है। अगर तो उनको लेजिटिमेसी दुनिया में चाहिए, अगर वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान को आगे गवर्न करें किसी इस तरह से कि कोई रिसोर्सेज भी हों, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तो इकोनॉमी नहीं चल सकती अलहदा उनसे, अगर वो चाहते हैं कि खित्ते में उनके ताल्लुकात रहें, जो कि अभी उन्होंने कई जगह जाके कहा है, तो फिर मेरे नज़दीक स्पेस है किसी ना किसी निगोशिएशन की। यस, अपर हैंड उन्हीं का है इस वक्त, ये मैं पहले कह चुका हूं। लेकिन अगर ये पता चलता है कि वो कहते हैं नहीं जी बिल्कुल नहीं, कोई तब्दीली नहीं है, हम तो वैसे ही रहेंगे, फिर ऑब्वियसली नहीं होगी।
पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यह है कि हो, इसलिए हम जो कोई छोटा मोटा किरदार अदा कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम बाहर बैठे हुए फैसला तो अफगान खुद करेंगे, जो फैसिलिटेट हम कर सके आज तक करते रहे, फिर भी करेंगे, चाहे ये लगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। डॉक्टर साहब इस वक्त जो मेन इवेंट हो रहे हैं वो तेहरान में हो रहा है, वहाँ पे अफगानिस्तान से 4 ग्रुप्स गए और उन्होंने इनवाइट किया, उसमें अफगान तालिबान भी थे, उसमें अहमद मसूद, अहमद शाह मसूद का बेटा भी था, रशीद दोस्तम एंड कंपनी उनके भी नुमाइंदे थे, अशरफ गनी की नुमाइंदे भी उधर मौजूद थे, तो ये सब कुछ, और इस्माइल खान भी थे वहाँ पे। एक तरफ तेहरान कोशिश कर रहा है ईरान सारे ग्रुप्स को बुला के कोई बैनुल अफगान डायलॉग जिसको कहते हैं उसको शुरू करवाने में, दूसरी तरफ बीजिंग बहुत एक्टिव है, मॉस्को एक्टिव है, और वो अपने अपने तौर पे विद इन अफगानिस्तान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कोई कॉन्सेंसस पैदा हो और ये सारी मुसीबत से बचें। तो पाकिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान में कोई ऐसी एंगेजमेंट नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा इवेंट नज़र नहीं आ रहा। क्या पाकिस्तान को एक मीडिया नैरेटिव के ज़रिए दबा दिया गया है कि हम बैकफुट पे चले गए हैं, हम खामोशी से बैठ गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि रीजनल प्लेयर्स बाकी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं? नहीं, मेरा ख्याल है हम भी उतने ही प्रोएक्टिव है जी, लेकिन हमें कोई लाइमलाइट की फ्रेंकली ज़रूरत नहीं है कि हम मीडिया में आएँ और ये बात हो। पाकिस्तान से ज़्यादा तो प्रोएक्टिव कोई रहा नहीं फैसिलिटेशन में, ये कभी बात दोहा में शुरू ही नहीं होनी थी हमारे बगैर, ये तो अमेरिकन भी मान चुके हैं। इस वक्त हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो भी कोई कोशिश करना चाहता है, अगर वो कर रहा है, ईरान कर रहा है, अगर मॉस्को कर रहा है, चीन बिल्कुल करे, लेकिन ये ज़रूर हो कि कोई कोऑर्डिनेशन हो। ये ना हो कि 10 पैरेलल ट्रैक, एक को एक का नहीं पता, एक को दूसरे का नहीं। और बहरहाल दोहा प्रोसेस जैसा भी है, स्टॉल हुआ, आहिस्ता हुआ, हालात ऐसे, दोहा प्रोसेस की एक मेच्योरिटी है, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, वहाँ बात हो रही है, तो उसको भी लाजमी चलना चाहिए। लेकिन अगर कोई और फैसिलिटेट कर रहा है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। पाकिस्तान की सरजमीन पे ये करना जो है उसके 2 पहलू हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहा जाता है जी पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है, कई दफ़ा होता है कहा जाता है, पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की जाती है, फिर भी कहा जाता है कि पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है। तो मे बी इट्स बेटर कि दूसरे कर रहे हैं, बिल्कुल करें। पाकिस्तान से तमाम चैनल्स खुले हुए हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं, बात भी कर रहे हैं मॉस्को से भी, बीजिंग से भी, दोहा से भी, तेहरान से भी, तो हम हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारे बगैर अफगानिस्तान, जाहिर बात है, एक तारीख है, एक लिंक है, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के मफादात जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान से, इसलिए पाकिस्तान को बाहर रखा नहीं जा सकता। कितनी कोशिश तो कितने साल अमरीकनों ने की या और लोगों ने की, तो क्या पाकिस्तान को बाहर रखा गया? हिंदुस्तान तो पहले दिन से कह रहा था कि जी पाकिस्तान को बाहर करें, तो एंड में क्या हुआ? वो अभी जो जहाज उड़ रहे थे बगराम से, वो क्या उनकी मुर्गियां और चूजे लेके जा रहे थे? तो ये होता है जब आप गलत पॉलिसियां बनाते हैं, मुल्क तबाह करने की कोशिश करते हैं, तो एंड में यही हाल आपका होता है। वो हमने देख लिया हिंदुस्तान का, तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को साइड लाइन को इनसिक्योर, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब हमारे साथ रहिएगा।